रात्रि के अंधकार में सैकड़ों राइफलें गरज उठी। मंद्र समीरन का कलेजा बारूद के धुएं से भर गया। घोंसलों में सोए हुए पंछी बाहर निकलकर भयभीत होकर उड़ चले। जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते सिपाहियों की भगदड़ से परेशान हो उठे थे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, रामलाल ने कहा। हवा की मजाल नहीं कि बिना टकराए निकल जाए। शाबाश, इनाम लेना है तो हथेली पर जान लेकर खोजो उसे। 10,000 कैश, पुलिस का ऊंचा ओहदा, समझे? समझ गया सर। वो उधर गया है, मैं देखता हूँ, तुम यहीं ठहरो सर्जेंट। मिस्टर शर्मा हाथ में भरा रिवॉल्वर लिए उसके पीछे दौड़े। सर्जेंट रामलाल खोजती आंखों से अंधकार में इधर उधर देखता रहा। पीछे से झाड़ी जरा सी खड़की और जब तक सर्जेंट की राइफल उस ओर घूमी तब तक उसकी गर्दन में किसी के रिवॉल्वर की नली आ लगी और धीमी किंतु गंभीर आवाज़ आई, सर्जेंट रामलाल, चुपचाप हाथ ऊपर कर दो, सीधे खड़े रहो। मुंह से ज़रा भी आवाज़ निकली कि मेरा रिवॉल्वर की गोली और तुम्हारी जान एक साथ निकलेगी। रामलाल परेशान हो गया। आक्रमणकारी की सूरत भी वह नहीं देख सकता था। जान लेने को तैयार रिवॉल्वर उसकी गर्दन पर थी। अंधकार तो इतना था कि रामलाल की जान चुपचाप निकल जाए और कोई देख भी ना सके। 10,000 का इनाम और पुलिस का ऊंचा ओहदा। एसपी मिस्टर शर्मा के वाक्य रामलाल के कानों में कीड़े बनकर रेंग रहे थे। वह क्रांतिकारी जिसके पीछे सारे देश की पुलिस परेशान थी, उसके पीछे खड़ा था और उसका रिवॉल्वर रामलाल की गर्दन छूकर कह रहा था, इंसान की जान रुपयों और ओहदों से ज़्यादा कीमती है। क्या करे रामलाल, अपनी जान सभी को प्यारी होती है। जान रहे तो रुपये और ओहदे काम आ जाए, नहीं तो सारी चीज़ें बेकाम हैं, व्यर्थ हैं। तुम कौन हो युवक? रामलाल ने पूछा। यही तो सरकार भी जानना चाहती है, पीछे से युवक ने कहा, जिसका सारा शरीर ग्रेट कोट से ढका था। तभी तो 10,000 कैश और पुलिस का ऊंचा ओहदा। बड़ी आसानी से पूछ रहे हो तुम मेरा परिचय, जैसे इतना बड़ा इनाम स्वाति की बूंद बनकर तुम्हारे चातक मुंह में आ पड़ेगा। वह बात नहीं है युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी का लोहा मानता हूँ। तुम्हें क्यों, सारी गोलों की सरकार मानती है। तो तुम्हारे जैसा आदमी अगर पुलिस में हो तो बड़ी जल्दी आसमान छू ले। तुम क्यों नहीं चुप रहो सार्जेंट रामलाल। युवक का स्वर कुछ तीखा था। बहादुरों को भौंकने की आदत नहीं होती, वे हाथी की तरह चुपचाप चलते हैं। भौंकना तुम जैसे कुत्तों को ही मुबारक हो। बड़ी खतरनाक जबान है तुम्हारी युवक, मगर अपने गले पर ही रखे इस रिवॉल्वर का खतरा भी मत भूलो और ज़रा धीरे धीरे बोलो। जानते नहीं, एक कुत्ते का भौंकना सुनकर दूसरे कुत्ते भी ठीक से खड़े हो जाओ। शायद मिस्टर शर्मा आ रहे हैं। याद रखो, जरा भी चुंबिश खाई तो खोपड़ी आकाश पर उड़ जाएगी। युवक सजग हो गया। उसका रिवॉल्वर रामलाल की गर्दन में चुभ सा गया। उसने रामलाल के पीछे अंधकार में अपने को छिपा लिया। तभी रामलाल, यस सर, कुछ पता चला? जी नहीं सर। उधर भी नहीं, आखिर कहाँ गया? मिस्टर शर्मा का स्वर हैरान था। बाग का कोना कोना हमने घेर रखा है। भाग गया होगा सर। रामलाल के मुंह से उसकी गर्दन पर रखा हुआ रिवॉल्वर बोल रहा था। भाग नहीं सकता वह रामलाल, हमें उसे पकड़ना है। याद रहे, यह परिश्रम अगर व्यर्थ गया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। आज के आक्रमण का सारा श्रेय तुम्हारा है। मैंने बहुत कोशिश की सर, मगर शैतान हवा बनकर चला गया। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उफ,
रामलाल धीरे से चीखा। क्या हुआ रामलाल? मिस्टर शर्मा रामलाल के पास गए। कुछ नहीं सर, शायद गर्दन में कोई कीड़ा घुस गया था। तभी अचानक मिस्टर शर्मा की दृष्टि रामलाल के पीछे खड़ी एक अस्पष्ट सी आकृति पर जा पड़ी। उनके रिवॉल्वर को सजग होते देर न लगी, परंतु उनका प्रतिद्वंदी उनसे भी तेज था। हाथ ऊपर करो मिस्टर शर्मा। युवक के दूसरे हाथ का रिवॉल्वर मिस्टर शर्मा की पसली पर था। हाँ, अब ठीक। अपना रिवॉल्वर नीचे गिरा दो। तुम भी अपनी राइफल रख दो सार्जेंट रामलाल। दोनों में से कोई भी कुछ बोला तो खैर नहीं। मिस्टर शर्मा और रामलाल दोनों विवश थे। क्रांतिकारी युवक के दोनों हाथ इतने सजग थे कि जरा सा हिलते ही मौत के दूत बने तैयार। आप लोग इसी तरह चुपचाप बाग के फाटक की ओर बढ़ें, युवक ने कहा। मुझे बाहर जाना है। रिवॉल्वर की ठेस खाकर दोनों आगे बढ़े। पीछे पीछे वह निर्भय युवक चला जिसने अपनी जान को अपनी मातृभूमि के सम्मान के हवाले कर दिया था। बाग का फाटक आ गया। 20 सशस्त्र सिपाही पहरे पर खड़े थे। सिपाहियों को दूर चले जाने के लिए आज्ञा दीजिए, युवक ने कहा, और मिस्टर शर्मा की पसली से लगा हुआ रिवॉल्वर जरा सा और आगे सरका। तुम लोग उस तरफ जाकर चले जाओ और उसे खोजो वहां पे। मिस्टर शर्मा ने सिपाहियों को आज्ञा दी और वे आज्ञाकारी नौकर अफसर का हुक्म पाकर वहां से तुरंत हट गए। बेदा सज्जनों, हो सका तो फिर मिलेंगे, ये कहकर वो युवक बिजली सी चमक के साथ कहीं लुप्त हो गया। मिस्टर शर्मा और रामलाल के रिवॉल्वर गरजे। मगर उसके पहले ही युवक की छाया चारे के ठिठुरते अंधकार में लुप्त हो चुकी थी। फायर का स्वर सुनकर सिपाही भी दौड़े आए। मिस्टर शर्मा हाँफते हुए खड़े थे। गरज कर बोले, उधर दौड़ो, पूरी ताकत से, हाथ में आकर निकल न जाए। फिर भगदड़ मच गई। मिस्टर शर्मा और रामलाल भी पूरी ताकत से उस ओर भागे जिधर वह युवक दौड़कर लुप्त हो गया था। जाड़े की रात केवल 4 घंटे बीती है, मगर लगता है जैसे आधी रात बीत चली है। हवा में ठंडक इतनी ज़्यादा है कि लिहाफ के तार तार बर्फ बन गए। आसमानी आंखों से ओस आंसू की बूंदों की तरह गिर रही है। चांद के निकलने में अभी देर है और छोटे छोटे तारों को देखकर चंद्र दर्शन के प्यासे नैनों को तसल्ली भी नहीं हो सकती। लोगों ने चांद का हंसना देखा है, बादल का बरसना भी देखा है, तो जारों की कांपती अंधेरी रात में घास के पत्तों पर चुपचाप ठिठुर कर बैठी हुई ओस की कुछ निरीह बूंदों का दर्द कौन समझे। शहर का बाहरी हिस्सा है। इधर मकान कुछ दूर दूर पर है। पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर शर्मा की कोठी आसमान छूती हुई खड़ी है। उसी से सटा हुआ बगल में एक छोटा सा घर भी है, कुछ इस तरह पर जैसे कोई ममतामयी माँ अपने छोटे से बच्चे को बगल में दबाकर खड़ी हो। मिस्टर शर्मा की कोठी की दूसरी मंजिल के छज्जे पर एक धुंधली सी छाया उतरी और बगल वाले छोटे से मकान की छत पर कूद पड़ी। कोई आवाज़ नहीं हुई और किसी ने देखा भी नहीं। उस छाया ने धीरे से छत का दरवाज़ा खोला और सतर्क गति से दबे पांव सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। मकान में अंधेरा था। सुनसान तो इतना था जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। वह छाया नीचे पहुँच गई। एक कमरे का दरवाज़ा उसने खोला, अंदर आकर स्विच दबाया। वह धुंधली सी छाया अब स्पष्ट आकृति बन गई। सलोना गोरा चेहरा,
बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, 16 साल का शरीर साड़ी से लिपटा, ऐसा लगा जैसे उस सौंदर्य के आगे बल्ब की हंसी शाम का धुंधलका बन गई हो। युवती एक नज़र कमरे में घुमाई। कोई विशेष सामान न था। एक मेज़ और उस पर कुछ किताबें, 2-3 कुर्सियाँ, एक अलमारी और सामने की दीवार पर कुछ टेढ़ा टंगा हुआ एक बड़ा सा आईना, बस। युवती मेज के पास कुर्सी पर बैठ गई और एक पुस्तक उठाकर देखने लगी। पुस्तक का नाम था शहीद भगत सिंह। उसने 2-4 लाइनें पढ़ी, फिर पुस्तक रख दी, उठ खड़ी हुई और कमरे का निरीक्षण करने लगी। अलमारी खोलकर देखी, उसमें पहनने के कपड़े थे। शीशे के सामने आकर खड़ी हुई, देखने लगी अपने आप को, जैसे अपने यौवन को उसने कभी देखा ही न हो। उसकी आंखें अपने ही सौंदर्य पर रिझ गई। फिर उसका ध्यान शीशे के तिरछे टंगने पर गया। इतनी लापरवाही कि शीशा भी ठीक से नहीं टांग सकते, ऐसा सोचने लगी वो। इतना बड़ा शीशा तिरछा होकर कितना विभत्स से हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ठीक से टांगना चाहा तो शीशा दीवार से अलग होकर उसके हाथ में आ गया और उसके पीछे